दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनोमर। एनोमर को मैं इस प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, सिंपल एवं ईज़ी तरीके से कि आप सभी के समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल लिए और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके एनोमर्स में कोई डाउट रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो स्टार्ट करते हैं एनोमर। एक्चुअल में एनोमर होते क्या है? सबसे पहले यही बात आती है। तो देखिए, एनोमर्स आर दी स्टीरियोआइसोमर्स which have different configuration at anomeric carbon atom. Anomeric carbon atom means carbonyl carbon atom. अब कार्बोनिल कार्बन आपके एल्डिहाइडिक भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। बात आती है आपके कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किसी भी स्टीरियो सेंटर के चारों ओर उपस्थित ग्रुप्स का 3D अरेंजमेंट ही उसका क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन। 3D अरेंजमेंट, ठीक है? उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब ये कार्बन-कार्बन पेयर जो कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होता है, वो कैसे होता है? वो आगे हम एग्ज़ाम्पल से तो डिस्कस करेंगे ही है। इससे पहले कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, एक ये है कि एनोमर्स आर दी स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज। जिस प्रकार से एपीमर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते थे, उनको हम क्या बोलते थे? डायस्टेरियोमर। उसी प्रकार से एनोमर्स भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए ये भी डायस्टेरियोमर कहलाते हैं। क्लियर? यदि आपको एपीमर यदि आपको एपीमर में कोई डाउट है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में से एपीमर वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने आसान तरीके में एपीमर को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, एनोमर्स आर एपीमर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एनोमर्स आर एपीमर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। इट मीन्स कि सभी एनोमर एपीमर होते हैं, लेकिन एपीमर एनोमर हो ये जरूरी नहीं है। ये आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल में, तो आपके ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, एनोमरिक कार्बन, ये ग्लूकोज की कौन सी साइक्लिक स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है? ये ग्रुप कैसे लगे हैं? ये वीडियो में आगे सभी एग्जाम्पल आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एनोमेरिक कार्बन को समझाना है। तो देखिए, जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कितनी? 6 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? 6 मेंबर साइक्लिक। जब आपने हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपको एक आइडिया होगा कि 6 मेंबर जो रिंग होती है, यदि उसमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन हो, उसको कहते हैं हम पायरेनोज रिंग। क्लियर? अब ग्लूकोज की है, उसको बोलेंगे हम ग्लूकोपाइरेनोज। अब ये है कि ये एनोमेरिक कार्बन है। कौन-सा? ये वाला एनोमेरिक कार्बन। इसको हम एक तो बोल सकते हैं अल्फ़ा और एक बोलेंगे बीटा। अल्फ़ा कब बोलेंगे? जब ओएच ग्रुप डाउन पोज़ीशन में हो, नीचे की साइड। और बीटा कब बोलेंगे? जब ओएच ऊपर की तरफ हो। क्लियर? अब बात आती है कि कैपिटल डी कहाँ से आया है? क्लियर? ये कैपिटल डी मैं अभी समझाऊँगा। सबसे पहले देखते हैं ये एक दूसरे के क्या है? एनोमर। क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। देखिए, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक में डाउन है, एक में अप है। क्लियर? इसलिए इनको बोलते हैं एनोमर। और इनको एक बोलेंगे एक दूसरे के क्या ये? एपीमर भी है। कैसे? एपीमर क्या होते थे कि किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हो, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता था, किसी एक कायरल सेंटर पर होता था। देखिए, इस एक कायरल सेंटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 1, 2, 3, 4 और एक 5। अब 4 जो कायरल सेंटर है, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन इस एनोमेरिक कार्बन वाले कार्बन का जो कायरल सेंटर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अलग-अलग। एक स एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, बाकी का क्या है? एक जैसा। इसलिए इसे इनको
इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? एपिमर्स भी बोलते हैं। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। अब ये डी वाली बात आती है, कैसे निकालते हैं देखिए। आपने यदि रेट्रोसिंथेसिस पढ़ा हो, क्या रेट्रो डिस्कनेक्शन अप्रोच, तो यदि मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो क्या हो रहा था कि यहाँ OH था और यहाँ C डबल बॉन्ड O था। उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई थी और ये एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बन कार्बन था एनोमेरिक कार्बन में क्या हो गया था? कन्वर्ट हो गया था और ये कायरल बन गया था। ठीक है? अब यदि मैं नंबरिंग की बात करूँ, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ। चलो, ठीक है। ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, फिर C डबल बॉन्ड O और ये है यहाँ पर ये H, OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH। क्लियर? इसके बाद देखिए ये है CH2OH और ये H और यहाँ पर भी है OH। क्लियर? अब नंबरिंग करूँ मैं तो नंबरिंग, ये एल्डिहाइडिक समूह है, इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देखिए, तो हाईएस्ट नंबर काइरल सेंटर ये है। तो इस बाकी जो ग्रुप है इसको मैं क्या मान सकता हूँ? R। क्या मान सकता हूँ? R। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। ये OH, ये R, ये है आपके CH2OH और ये H। ये क्या थी? एक 6 मेंबर रिंग थी। आप यहाँ से इसको देखिए, मतलब अपनी आँख को यहाँ पर रखिए, अपनी आई को, तो यहाँ से देखिए, आपको जो ग्रुप ऊपर दिख रहा है वो बेस पर जाएगा, जो डाउन दिख रहा है वो डैश पर जाएगा। क्लियर? तो देखिए ये इस प्रकार से होगा, ये R, ये OH, ये बेस पे कौन होगा? CH2OH और डैश पे कौन होगा? ये H। अब इसको पहले घुमा लीजिए, रोटेट कर लीजिए। मैंने रोटेट किया इसको इस प्रकार से। जैसे मैंने रोटेट किया, ये ऐसा हो गया। ये R, ये OH, वेज का वेज पे है समूह, कौन था? CH2OH एवं डैश का डैश पर है। अब इसका फिशर बना लीजिए। फिशर के लिए क्या करना है आपको? इसको पकड़कर खींचना, प्लेन ऑफ द पेपर वालों को। ये OH, ये R, CH2OH। क्यों? क्योंकि ये वेज वाला ग्रुप इंटरनल एंगल की तरफ चला जाता है। और ये H। इसमें कर लीजिए इवन चेंज। क्या करना है? इवन चेंज। क्लियर? इवन चेंज कैसे करोगे? सबसे पहले R को यहाँ पर लाइए और CH2OH को यहाँ पर लाइए और OH को यहाँ पर लाइए और R को यहाँ पर भेज दिए। इवन चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पर H और OH को लेकर आना है। देखिए जैसे इवन चेंज किया, फर्स्ट चेंज CH2OH नीचे और R को उसकी जगह, तो CH2OH यहाँ पर और R यहाँ पर। क्लियर? दूसरा R को मैं ऊपर भेज देता हूँ और OH को नीचे लेकर आ जाता हूँ। अब इसको बंद कर लीजिए आप और देखिए, OH राइट साइड में है, H लेफ्ट साइड में है, आपके बनेगा ये कैपिटल D। क्लियर? तो इसलिए ये है आपके डी ग्लूकोज। कौन था ये? डी ग्लूकोपाइरेनोज अल्फा और डी ग्लूकोपाइरेनोज बीटा। डी कैसे आया? ये आपके क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आपको एनोमर पढ़ना हो, एनोमर का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो एनोमर को पढ़ने से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये एनोमर का ही पार्ट है, क्योंकि कार्बन कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के बाद एनोमर बनते हैं। क्लियर? तो इसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है? एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल पर इस रिएजेंट का अटैक किया, एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके कार्बन। क्लियर? अब ये कार्बोनिल कार्बन क्या हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है।
न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये खींच कर रखती है। इसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये कार्बन क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए न्यूक्लियस, प्रोटॉन। तो ये कार्बन डे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है इसलिए ये आराम से अटैक करते ही ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेप है आपकी फास्ट सॉरी ये स्टेप आपकी स्लो एंड आरडीएस। क्लियर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है, ये इस पे जुड़ जाता है और ये एडक्ट बना लेता है। ये स्टेप होती है फास्ट। क्लियर? ये थी आपके मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के बेसिस पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये देखिए, ये है आपके एल्डिहाइड। इस पर यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको समझने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि 3D में क्या होता है एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन और ये जुड़ी हुई है इससे क्या है कार्बन। कार्बन कार्बन पे एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है? कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है। इस डबल बॉन्डेड होने के कारण देखो पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड की एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है। अगर इसको प्लेन में माने तो पाई बॉन्ड की एक लोब ऊपर है, एक लोब नीचे है। ठीक है? अब ये मिथाइल और मतलब कार्बन में जुड़े हुए दोनों समूह का प्लेन ऑफ द पेपर पे। क्लियर? अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अब डिपेंड करेगा कि किधर से इसको अगर दोनों तरफ से क्राउडिंग सेम है, तो जितनी अटैक करने की पॉसिबिलिटी ऊपर से होगी, उतनी ही अटैक करने की पॉसिबिलिटी नीचे से होगी। क्लियर? तब तो प्रोडक्ट 1:1 में बनेगा और रेसमिंग मिक्सचर बनेगा। लेकिन यदि ऊपर या नीचे की साइड में क्राउडिंग चेंज हो गई, अब क्राउडिंग कौन डिसाइड करेगा? इस कार्बन पे जुड़ा हुआ समूह, जैसे मिथाइल, इधर हाइड्रोजन या कोई मिथाइल की जगह कोई बल्की ग्रुप जुड़ा हो, जिसकी ऊपर क्राउडिंग ज़्यादा हो, तो ऊपर से अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा तो वो उसे क्या करेगा? हिंड्रेंस करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वो नीचे से ज़्यादा आएगा और ऊपर से कम आएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा अनइक्वल अमाउंट में। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? अब ये कार्बन ऐसे था अभी। अब मैंने इसको देखो ये ऐसे था, ये कार्बन मान लो, ये ऑक्सीजन मान लो, ये जुड़ा हुआ मिथाइल ये वाला। अब मैंने इसको पलट दिया यूँ। पलट दिया तो मतलब ये आगे एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला। अब अटैक सामने से कर सकता है और एक बैक साइड से कर सकता है। सामने से अटैक करा तो जो जिधर से अटैक करता है उधर का ही होकर रह जाता है। क्लियर? अगर सामने से अटैक करेगा तो ये देखने वाले की तरफ है तो वो कहाँ जाएगा? वो बेस पे जाएगा। बैक अटैक करेगा तो देखने वाले से दूर है तो डेस्क पे रह जाएगा। तो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन वो कहाँ चला जाएगा? बेस पे चला जाएगा। क्लियर? तो समझते हैं। देखिए मतलब क्या है कि इसकी एक एक लोब पाई बॉन्ड की एक लोब ऊपर है और एक लोब नीचे है। क्लियर? अब ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये मिथाइल की वजह से इस मिथाइल पे क्या है 3 हाइड्रोजन है। एक्चुअल में होता क्या है ये ऐसे होता है, ये डबल बॉन्ड O, ये कार्बन। अब कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो प्लेन ऑफ द पेपर पे है, एक हाइड्रोजन वेज पर है और एक हाइड्रोजन है आपके डैश पर। क्लियर? ये कैसे है? मतलब ये मिथाइल है। मिथाइल ये यूँ आकर कार्बन से ये ऐसे जुड़ा हुआ है कार्बन, इस वाला कार्बोनिल कार्बन से, ठीक है? अब इस मिथाइल पे एक हाइड्रोजन ये sp3 है, एक हाइड्रोजन तो इसका प्लेन में है। sp3 बनने के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक जाएगा ऊपर अबव द प्लेन, एक बॉटम द प्लेन, ठीक है? बिलो द प्लेन। तो एक वेज पर, एक डैश पर। ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। तो जितनी क्राउडिंग ऊपर है, उतनी ही क्राउडिंग नीचे है। तो जितना अटैक करने की पॉसिबिलिटी ऊपर से है, उतनी ही अटैक करने की पॉसिबिलिटी नीचे से होगी। क्लियर? देखिए, जितना ये अटैक ऊपर से करेगा, उतना ही ये नीचे से करेगा। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो बनेगा ये MEH, वेज पे चला जाएगा ऑक्सीजन, इससे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और डैश पे चला जाएगा
न्यूक्लियोफाइल। तो एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला MEH, यहाँ पर वेज पे चला जाएगा इस बार न्यूक्लियोफाइल और डेस पे चला जाएगा ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये। तो ये प्रोडक्ट बनेगा 1:1 में। अब ये कायरल सेंटर बन गया, ये कायरल सेंटर बन गया, तो बना आपके पास पेयर ऑफ इनैंशियोमर। क्या बना? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। क्लियर? तो ये क्या बन गया? इक्वल अमाउंट में बना ना, तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। एक दूसरे को जो आपके घूर्णन है, रोटेशन, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये एग्जांपल समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट एग्जांपल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ये एग्जांपल क्या कहता है? ये एग्जांपल कहता है कि ये कार्बन-कार्बन है। इस पे एक लोब ऊपर है, बिल्कुल है। एक लोब आपके ये नीचे है, बिल्कुल है, पाई बॉन्ड की। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है इस कार्बन में, नीचे से भी कर सकता है। ठीक है, ये R सेम है, लेकिन इस वाले कार्बन से आगे बढ़ते हुए ये कार्बन है, इस कार्बन पर 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन क्या हो गया? बल्कि। अब तीनों पे एक तो प्लेन में है, ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब देखिए, एक वेज में है यानी ऊपर, एक है नीचे। तल के ऊपर की तरफ R2 है, तल के नीचे की तरफ, प्लेन के नीचे की तरफ तरफ R3 है। तो इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर एवं प्लेन के नीचे की जो क्राउडिंग है वो सेम नहीं है। अब ये भी बड़ा हो सकता है या ये बड़ा हो सकता है, लेकिन जो अटैक करने की संभावना दोनों साइड की वो इक्वल नहीं होकर क्या हो गई? अनइक्वल। इसलिए इस बार जो प्रोडक्ट बनेंगे दोनों, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये R1, ये वेज का वेज पे ही है, R2 डैश पे है, R3 और ये R है, और इस बार एक बार वेज पे कौन चला गया? OE, डैश पर आ गया NU। क्लियर? और एक संभावना ये है, उससे भी कोई दोहराया नहीं है, R1, ये R2, R3, ये R वैसा का वैसा। इस बार वेज पे अगर न्यूक्लियोफाइल चला गया, तो डैश पर आ जाएगा आपके ऑक्सीजन। क्लियर? इस बार क्या बने? अब एक कायरल सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में क्या है? सेम है। लेकिन एक कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज होने के कारण ये क्या बन गया? ये बन गया डायस्टेरियोमर। क्या हो गया? एक दूसरे मिरर इमेज है कि नहीं है? डायस्टेरियोमर। और इस बार जो बने हैं, क्या बने हैं? दोनों प्रोडक्ट अनइक्वल अमाउंट में। किसमें बने हैं? अनइक्वल अमाउंट में। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ क्राउडिंग सेम नहीं थी। क्लियर? तो दोनों एग्जांपल को जो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल था ENU, मैंने यहाँ पर रिएजेंट ले लिया कि बेस प्रेजेंस में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखो आराम से समझ में आ रहा है अब आपके। ये वेज है, वेज पे आपके मान लिया जाए एक बार CN, और डैश पे जाएगा आपके OH, ये CH3 एज इट इज, और ये H। एक कंडीशन ये है कि आपके वेज पर तो चला जाए OH, डैश पर आ जाए आपके CNH, और ये CH3। 1:1 में बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। बिल्कुल, पेयर ऑफ इनैंशियोमर, इनैंशियोमर, और ये हो जाएगा आपके रेसमिक मिक्सचर। क्लियर? दूसरा एग्जांपल है, वो वही है कि यहाँ पर मैंने रिएजेंट को स्पेसिफाई कर दिया। बाकी जो बनेगा वो देखिए, R1, ये है आपके R2, R3, ये R, एक बार वेज पे आपके कौन? CN, डैश पर है आपके OH, एक बार आपके ये गया आपके, ये वेज पर है आपके R2, डैश पर है R3, R1, इस बार वेज पे गया OH, डैश पर आ गया आपके CN, और ये R। वापस क्या बन गया? प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट। क्लियर?
1:1 में बना और ये क्या है एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर, क्लियर? क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अब इस एग्ज़ाम्पल को ये फ़िशर के रूप में दिया है, ये कायरल सेंटर है आपके, बिल्कुल है, कोई दोहराया नहीं है। अब ये कार्बन-कार्बन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? बिल्कुल करेगा तो ये इस प्रकार से बनेगा प्रोडक्ट R1, R3, R2। एक बार और लिख लेता हूँ इसको R1, R3, R2 इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं, ये तो एज़ इट इज़ है। अब इस पर मान लिया जाए ये इस प्रकार, अगर CN ऊपर लिख दिया मैंने CN, एक बार तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा OH, राइट में रह जाएगा H, एक सॉरी एक बार राइट साइड में OH आ जाएगा, एक बार लेफ्ट साइड में OH आ जाएगा। तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। तो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है तो क्या है ये? डायस्टेरियोमर, क्लियर? डायस्टेरियो क्लियर? अब ये आपके अगर क्लियर हो गया हो सिंपल सा, तो मैं एक रिएक्शन पढ़ देता हूँ, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विद अल्कोहल। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में मैंने क्या लिया है? एल्कोहल, क्लियर? कार्बोनिल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है कि देखो अगर एक मॉलिक्यूल मैंने अल्कोहल का लिया, कार्बोनिल से रिएक्शन करवाई, आपके बनेगा हेमी एसिड। हेमी एसिटल का मतलब है या फिर इसको बोल सकते हैं हेमिक कीटल। कीटल और एसिटल तो बनेगा कि कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन, और हेमी वर्ड आ रहा है कि इस पर एक OR है, एक OH है, क्लियर? और यदि मैं इस हेमी एसिटल अथवा हेमिक कीटल की रिएक्शन एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल का लेकर रिएक्शन करवा दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, एसिड कैटालिस्ट मतलब 1-2 ड्रॉप एसिड की डाल दूं, तो बन जाएगा एसीटेल और टेल। ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये आएगा आपके मैकेनिज्म से समझ में। देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये कार्बोनिल है। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि अल्कोहल होता है, अल्कोहल उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर फ्री पड़े हैं, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इज़िली इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना ही है। न्यूक्लियोफाइल के रूप में ये रिएक्शन करे, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करती, और इसलिए इस कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने के लिए मैंने एसिडिक कैटालिस्ट लिया, 1-2 ड्रॉप एसिड की डाल दी। इसके पास लोन पेयर है, प्योर एच है। इसने सबसे पहले क्या की, एसिड बेस रिएक्शन कर ली, तो फास्ट होती है, और आपके बन गया ये C डबल बॉन्ड OH। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। और इस कारण से ये पाई इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचेगा तो कार्बन और कार्बोनिल कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। मान लें इसके पास पहले कम पॉजिटिव चार्ज था पार्शियल, तो उसके बाद बड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? समझ रहे हो? इस पर आया ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अटैक, आराम से कर लेगा। इसने अटैक किया तो आपको मिल जाएगा ये OH पूरा शिफ्ट हो गया, ये OH, ये R इस पर आ गया पॉजिटिव, आ गया। अब जो H आपने कैटलिस्ट लिया था, कैटलिस्ट का मतलब है कि वो रिएक्शन के बाद वापस निकल जाए। इसने दोनों अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ दिया और H प्लस के रूप में बाहर निकल गया और पॉजिटिव चार्ज खत्म। आपके बन गया ये OH, और ये आपके OR, क्लियर? और ये में निकल गया H प्लस बाहर। ये बन गया आपके हेमी एसिटल और कीटल। नेक्स्ट स्टेप में वापस एसिड की कैटलिस्ट था, वो एसिड H प्लस आया और इस पर रिएक्शन करी। जैसे ही इसने रिएक्शन की इसके साथ, तो आ गया OH2 प्लस और ये OR आ गया। अब आपको पता है कि OH2 गुड लिविंग ग्रुप है, लेकिन ये निकले कैसे? इसके लिए ड्राइविंग फोर्स भी होना चाहिए। ये लोन पेयर यदि यहाँ पर आ जाए, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं आप एनजीपी, क्या कहते हो? एनजीपी। क्या हो रही है यहाँ पर? एनजीपी।
नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पड़ोसी का प्रभाव। पड़ोसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, आप सभी जानते हो। ये हो गया OR प्लस, क्लियर? अब जो एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल था, ने अटैक कर लिया, क्योंकि आराम से कर सकता, ये मोर डेफिशिएंट हो गया। जैसे ही अटैक किया, ये आपके पास बन जाएगा ये OR, के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएँगे और ये OH और ये R। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो वापस रिएक्शन के दौरान बाहर निकलता। इसलिए ये प्लस चार्ज आ गया। ये H, OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पाएँगे, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये H प्लस, प्रोटॉन जो यूज़ किया था वापस निकल गया और आपके जो प्रोडक्ट बना है OR और OR, ये बन गया आपके एसीटेल या कीटेल। तो ये मैकेनिज़्म आपके समझ में आई क्या? ये बहुत सिंपल है, बस आपको कंसेप्चुअल चलना, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एसीटेल या कीटल बनाने के लिए अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल काम आए? 2। क्यों ना मैं अलग-अलग नहीं लेकर दोनों OH एक ही मॉलिक्यूल में ले लूँ? जैसे 1,2 डायोल, दोनों OH किस में है? एक में ही है। इससे बनेगा मेरे पास, देखो क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। एक बार ये, एक बार ये और ये। कितनी मेंबर रिंग बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर, ठीक है? तो इसके बाद यदि 1,3 डायोल लिया, 1, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो 3 मेंबर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये, ये और ये 6 मेंबर बन गए। अब देखो एसीटेल तो है, लेकिन कौन-सा एसीटेल है? साइक्लिक, साइक्लिक एसीटेल और कीटेल, और ये भी कितना है? साइक्लिक एसिटल और कीटल, ये 5 मेंबर और ये 6 मेंबर। अब डायल की जगह थायो अल्कोहल ले सकते हैं, 1,2 और 1,3। यदि आपने 1,2 लिया, आपके बनेगा, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, यहाँ पर जब भी आप थायोल यूज़ करते हो, तो जो कैटलिस्ट यूज़ करोगे, वो करोगे लुईस एसिड और सॉल्वेंट का यूज़ करोगे ईथर। क्लियर? तो देखिए, ये बन जाएगा आपके S, ये S, ये। एक बन जाएगा आपके ये S, ये S और ये है 5 मेंबर, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 6 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको बोलेंगे 1, 3, 1, 3, 1, 2 और 3, 1,3 डाइथायोलेन, डाइथायोलेन, और इसको बोलेंगे 1,3 डाइथायन। क्लियर? 6 मेंबर थायन और इसमें लगाएँगे लेन, कोलेन। क्लियर? 5 मेंबर। ये आपके साइक्लिक एसिटेल और कीटेल बन गए। थायोएसिटेल और थायोकीटेल। क्लियर? तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्ज़ाम्पल है, वो भी देख लीजिए। ये क्या है? वो ये है कि इसने यदि यहाँ अटैक किया, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया आपके 6 मेंबर, ये क्या बन जाएगा आपके, आ जाएगा आपके OH। अब ये कार्बन-कार्बन था, इस पर एक दोनों ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन के बाद इधर R आ गया ना कार्बन, तो ये तो OR समूह जैसा हो रहा और ये OH है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हेमी एसीटेट। क्लियर? हेमी बोलेंगे ना, एल्डिहाइड था तो एसीटेल। ये है आपके साइक्लिक फॉर्म ऑक्साइड है कि नहीं? इसको ही बोलेंगे हम, अथवा साइक्लिक ऑक्साइड। ओके, एक नाम और है 6 मेंबर ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग 6 मेंबर रिंग को क्या बोलते हो आप? हेटेरोसाइक्लिक रिंग को क्या बोलोगे आप? साइक्लिक ऑक्साइड तो हो ही गया, अब इसको बोलते हो आप, अभी बताया था ना मैंने, पायरेनोज। ये पायरेनोज रिंग हो गई 6 मेंबर। और ये कार्बन कौन-सा हुआ? कार्बन कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया? एनोमेरिक कार्बन में। इसको बोलेंगे हम एक कार्बन। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर? यदि आपके समझ में आ गया तो आप इस इन 4 मॉलिक्यूल्स पर थोड़ा विचार कीजिए और देखिए। ये क्या है? एसिटाइल है, कीटल? चलो
एसीटेल है। एसीटेल का कैसे पता चला कि ये ओएच है, ये ओआर है, मतलब यहाँ एल्डिहाइड समूह था। लेकिन कौन-सा है? हेमी है या पूरा एसीटेल है? तो ये हेमी एसीटेल, क्लियर? इस पे देखिए, ये कौन-सा है? हेमी, ये एसीटेल है, कीटेल है? ये एसीटेल है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइडिक समूह था, जभी तो ओएच की जगह एक और मॉलिक्यूल ने अटैक किया और ओआर आ गया। इस पे देखिए, एसीटेल है, कीटेल, क्या है ये? कीटेल है। कौन-सा कीटेल? एक ओएच है, ये एक ओआर है, हेमी कीटेल, और ये है आपके फुल कीटेल। ये चारों एग्ज़ाम्पल आपके समझ में आ गए? अगर आपके समझ में आ गए हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एनोमर्स। अभी हम इसका बेसिक पढ़ रहे थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। इसके साथ धन्यवाद।